गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, कौन सा लेक्चर है ये थर्मोडायनेमिक्स का? 6th है शायद। यस छठवां लेक्चर सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। तो बेटा अपन ने कल जो स्टडी किया था वो डेल्टा जी था आपके पास, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन क्या होगी या प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रोसेस किस में होगा, इक्विलिब्रियम में, साम्य पर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था आपके पास। ठीक है, देखो ये अपन ने, मैंने आपको पार्ट ए बी सी डी, तो ये पार्ट बी चल रहा था आपके पास। ठीक है, उसका जितना पढ़ा था वो सारा पार्ट B1 था। अब अपन यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट B2। पार्ट B2। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अलग बातें, कुछ हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको C से लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता। ठीक, इवनिंग सर। हाँ, टोटल अमाउंट of heat required to increase or decrease of temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as heat capacity। उसको C बोलो, तो मैं लिख देता हूँ। किसी यौगिक प्रक्रम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन से ताप बढ़ाने या घटाने में प्रयुक्त ऊष्मा ऊष्माधारिता C कहलाती है। ऊष्माधारिता कहलाती है। अभी आपको आ जाएगी बात समझ। तो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि परिभाषा कैसे बनाई जाती है, उस पर ध्यान देना। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, 1 केल्विन बोल लो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे वाली वैल्यू को जब 1 ले लेते हैं, तो अगर मान लो बढ़ाने की बात करें, इंक्रीज करने की, तो 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही उसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता। तो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। बस रिपीट करके लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसी में क्या आता है, इसी में, ठीक है,
if heat capacity is calculated for 1 gram, then it is specific heat capacity. And 1 mole, then it is molar heat capacity. ठीक? यदि C को 1 ग्राम के लिए याद करें तो वह लक्ष्मी अपना विशिष्ट ऊष्माधारिता तथा 1 मोल के लिए मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक, माइक ऑफ कर लो। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ये जो एक मनीष भाई माइक ऑफ कर तू उधर से। मनीष अब तो दो लोग का चालू हो गया। हाँ चलो ध्यान देना बेटा। देखो जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है वो सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने अभी कुछ नहीं, आपको पार्ट B2 स्टार्ट किया है। इसका जो भी गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी से थोड़ा अलग पार्ट है। ठीक है, क्या है? ऊष्माधारिता बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता क्या है? आप फॉर्मूला देखो, सीधे ये ध्यान रखना है, परिभाषा हम लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। Q/ΔT। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर को, अगर किसी भी यौगिक के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाओगे तो उसमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता में क्या है? अगर आप 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, 1 ग्राम के लिए तो वो विशिष्ट हो जाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो वो मोलर ऊष्माधारिता होती है। बेटा इनका जो डिस्कशन है ना, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो एग्जांपल की फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी, ठीक है। और पूरी बात समझना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको ये दे रहा है 9 ग्राम एल्यूमिनियम, 9 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट ऊष्मा 50 जूल। तो आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी। एक तो हीट कैपेसिटी, दूसरा आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा आपको मोलर हीट कैपेसिटी। आपको एक तो ऊष्माधारिता कैलकुलेट करनी, एक विशिष्ट ऊष्माधारिता कैलकुलेट करनी, एक मोलर ऊष्माधारिता कैलकुलेट करनी। ठीक है, अभी आ जाएगी बात समझ में। तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ सर ये फर्क होता है तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन को अपन इतना कि आपके इसमें आ जाए पढ़ना। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा। देखो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q/ΔT। तो Q की जो वैल्यू है आपके पास, हीट कितने की जरूरत पड़ रही है? 50 जूल की, तो 50 आ गया। ठीक है, और टेम्परेचर कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 2.5 जूल
पर केल्विन। तो देखो इसमें यूनिट केवल जूल पर केल्विन लिखी जाती है। ये कितने ग्राम के लिए निकालिए? ये जो हीट कैपेसिटी आई है बेटा आप खुद देखो, ये हीट पहले का आंसर ये है, ये कितने के लिए निकालिए? 9 ग्राम के लिए। ठीक है, अब दूसरा ध्यान देना बेटा, जब 9 ग्राम के लिए इतनी हीट की जरूरत है 2.5 की, तो 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए जो आएगा उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ये स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 2.5 अपॉन 9, और इसकी यूनिट पे ध्यान देना, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आ जाए। ठीक है, फिर 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा? 27 ग्राम के लिए 27 ग्राम, ये हो गया 1 मोल। भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है ना, तो इसको Cm से लिखते हैं। तो 2.5 अपॉन n, ये 1 ग्राम के लिए थी, तो 27 के लिए इंटू दिस वन आ जाएगा, इंटू 27 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया, तो 7.5 आ गया, और इसकी यूनिट क्या आएगी? 7.5 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, कभी आया हुआ नहीं है ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, पर ये प्रश्न मैं हमेशा कराता हूँ बेटा, आप ध्यान दो। इससे फायदा ये होता है कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। आप ध्यान से देखना। सर तो एक बार वो राइटिंग दिखाइए ना। हाँ बेटा, सर एक बार वो मोलर वाला का राइटिंग मतलब जो लिखे हैं वो दिखाइए ना। 1 मोल के लिए, if 1 mole then it is molar heat capacity। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, आप सुनना मेरी बात बेटा, आप सुनना मेरी बात, और है ना चीजों को है ना समझने की कोशिश करना। आप ये देखो, अगर आपको मेरे को देख पा रहे हो, ठीक है, तो देखो मेरे हाथ में एक पेन है जो कि आपको एल्यूमिनियम टाइप का दिख रहा है, मैं तो इसी का एग्जांपल ले लूं। ठीक है, मैंने कहा ये एल्यूमिनियम का पेन, मैंने मान लिया 9 ग्राम का, मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया 20 था, किसी ने कहा भैया 40 बढ़ाओ, तो मैंने कहा इसके लिए हीट दूंगा, तो मैंने देखा इसके लिए 50 जूल हीट दी, तो 40 हो गया। इसने कहा हीट कैपेसिटी बताओ, तो अब मुझे मतलब नहीं था कि ये 9 ग्राम है 20 ग्राम, हीट कैपेसिटी सीधे निकाली मैंने, तो सीधे 50 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस 20 आ गया, 2.5 जूल पर केल्विन आ गया। पर मैंने, मुझे पता है मैंने कितने ग्राम को एल्यूमिनियम को गर्म किया था, 9 ग्राम को। 9 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी इतनी थी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी आएगी बेटा? मैथमेटिकली 9 से डिवाइड कर देंगे, तो जो 1 ग्राम के लिए आती है, तो इसकी यूनिट जूल पर ग्राम पर केल्विन हो गई, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब यही चीज मैंने 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। जब इसी बात को मैंने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया, तो ये क्या हो गई? मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा आपको आ गई मेरी बात समझ में? तीनों में अंतर आ गया समझ में आपको? यस सर। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो ये फिजिक्स में भी होता है न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन न्यूमेरिकल है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, अपन ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं बेटा। ठीक है, देखो आपको ये फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू, आपने देखा होगा mc डेल्टा टी। ठीक है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, और एक फॉर्मूला होता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी ये फॉर्मूला लगा देते हो, एन सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया, अगर ये ग्राम में लिया, तो ये आपकी हमेशा जूल पर ग्राम पर केल्विन में लेना होगा। डेल्टा टी तो हमेशा केल्विन में आएगा। अब देखो इस ग्राम से ये ग्राम, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो ये किस में आएगा? जूल में। जब आप यहाँ पर फॉर्मूले में मोल लोगे, तो इस C की यूनिट आपको मोलर हीट कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, मोल पर केल्विन वाली, और ये तो केल्विन में ही आएगा, तो केल्विन केल्विन मोल मोल कैंसिल आउट हो गया, तो ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक ही क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको दिया गया ये कि 100 ग्राम वाटर
के टेम्परेचर को, 100 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 57 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट ऊष्मा बराबर कितनी, ये कह रहा है जूल में। इसने दे रखा है वाटर की हीट कैपेसिटी, सी का मान दे रखा है इसने 4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, चलो मैं इसको चेंज करके पर मोल, वैसे होता नहीं है पर मैंने आपके लिए पर मोल कर दिया मान। ठीक है, ये कर। अब ध्यान देना बेटा, अब सुनना मेरी बात। स्टूडेंट के दिमाग में आया भाई ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं तो ये Q का ये फॉर्मूला लूंगा mc डेल्टा टी। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर मैं ये फॉर्मूला लूंगा nc डेल्टा टी। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी फॉर्मूला ले लो। ठीक है, मैंने कहा ये ग्राम में दे रखा है, बस यूनिट का ध्यान रखो, ये 100 ग्राम हो गया। अब C क्या दे रखा है, देखो जूल पर मोल में दे रखा है ना, 4 जूल पर मोल। बेटा पर मोल को 1 मोल लिख सकता हूँ नीचे, 1 मोल की जगह में कितना लिखूंगा 18 ग्राम, और ये केल्विन ही रहने दिया मैंने। डेल्टा टी कितना आ गया मेरे पास, 30 केल्विन आ गया। बेटा आप देखो ग्राम ग्राम ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 100 इंटू 4 इंटू 30/18, ये रिजल्ट जूल में आ जाएगा। मेन बात थी ये ग्राम में और ये ग्राम में सेम यूनिट में। जिस स्टूडेंट ने कहा कि सर ये n की वैल्यू मोल होती है, तो उसने कहा कि सर 100 में 18 का डिवाइड करने से ये मोल आ गया। अब मैंने कहा ये जब मोल आ गया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 4 जूल पर मोल पर केल्विन रहने दो, और टेम्परेचर तो मेरे पास 30 केल्विन आ ही चुका है। बट अब मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन, रिजल्ट अभी भी 4 इंटू 30/18, ये रिजल्ट जूल में आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है बेटा, आप समझ गए। कुल मिला के आप M1 मेथड से सॉल्व करो, M2 से सॉल्व करो, आपका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? सर एक बार वो फर्स्ट वाले में 18 ग्राम वाला जो लाइन है उसको बताइए। हाँ बेटा मेरे को ये करना था, जो वैल्यू दे रखी थी ना 4 जूल पर मोल, भाई जूल के नीचे जो मोल लिखा होता है मैं मोल को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। यस सर वो मोल था उस करके 1 ध्यान मोल दिया। वाटर की बात है तो 1 मोल की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 18 ग्राम। हाँ जो वेट है वो दे सकते। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता सी के प्रकार, तो बकायदा आपने पढ़े हुए हैं सी के प्रकार, फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में जितनी जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है नियत आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है नियत दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप खुद सोचो, इसको मैं लिखूंगा CV से, इसको मैं लिखूंगा CV से, CV से, तो ये आ जाएगा। जब मैं इसको लिखूंगा तो ये QV लिखूंगा और डेल्टा T लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा CP और ये लिखूंगा QP, ये लिखूंगा मैं QP एंड डेल्टा P, QP, इसको लिखूंगा मैं QP अपॉन डेल्टा P।
बेटा आप ध्यान से डेल्टा टी, सॉरी पहले मेरे को ये बताओ सी का फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई डेल्टा टी था, ये फॉर्मूला था। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो पैरों में वी लिख दूंगा और क्यूब के पैरों में भी वी लिख दूंगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब जिन्होंने ध्यान से चैप्टर पढ़ा, बिल्कुल शुरू में बताया था, ये होती है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा ई अपॉन क्या आ जाता है, डेल्टा टी। याद आया बेटा कुछ आपको? और सीपी आ जाएगा डेल्टा एफ, डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन लिख सकते हैं सीपी को डी एच अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपको, इसको मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक नंबर ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी सीवी में संबंध, बेटा आपको पता होगा H इज इक्वल टू ई प्लस एनआरटी होता है। अगर मैं एक मोल की बात कर लूं तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E प्लस आर टी आ जाएगा। अब थोड़ी सी मैथ से बेटा आप ज्यादा परेशान मत होना, सीधे रिलेशन डी एच अपन दोनों तरफ डी बाई डी टी करते हैं तो ये डी ई बाई डी टी आ जाएगा। और जिनको पता है डी बाई डी टी, बेटा डी बाई डी टी ऑफ टी, बेटा ये वन आता है, क्या आपको पता है क्या? ये नहीं पता है तो अब मैं यहाँ आपको ज्यादा, ये आर आ गया। ठीक है, ये सीपी हो गया, ये सीवी हो गया, सीपी ये हो गया आपके पास, सीवी हो गया, और ये आपके पास आर आ गया। कुल मिला के आप कहोगे सर बात तो यही है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 2, आगे चल के न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। बेटा मैंने डेरिवेशन बताया, आसान सा था इसलिए बता दिया मैंने, ज्यादा स्टेप्स नहीं थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। मैंने क्या बताया बेटा आप ध्यान देना, आगे चल के अपनी थर्मोडायनेमिक्स में दो शब्द आएंगे, सीवी आएगा और एक सीपी आएगा, उसमें एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसा नाम है, पैरों में वी लिखा हुआ है मतलब वो जो सारी बातें वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, पैरों में पी लिखा हुआ है तो वो सारी बात किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस ठीक सर। है, और ये डेरिवेशन था पर आप परेशान मत हो, ऐसा छोड़ सकते हो, एक बार देख लेना बस, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और आपने नाम भी सुना होगा इसका, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, शॉर्ट पे बीसी से लिखेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ दिस कैलोरीमीटर heat of reaction, generally combustion, is experimentally determined। इसकी सहायता से प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया की ऊष्मा, सर ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? जनरली दहन की ऊष्मा, कंबशन, ब्रैकेट में कंबशन।
ठीक है, दहन की जनरली दहन की ऊष्मा ज्ञात की जाती है। अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम देखना कैसा होता है। हम कैलोरीमेट्री कैसा होता है, भी आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, इसमें ये वाटर होता है, वाटर भरा होता है। ये थर्मामीटर लगा होता है वहाँ पे, ये थर्मामीटर। ठीक, यहाँ पर एक कंबशन चैम्बर होता है। ये एक स्पार्क प्लग भी होता है। ये इंसुलेटर होता है। ठीक, आप सुनना बेटा मेरी बात। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी और बहुत आसान तरीके से समझना। मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर मान लो बेंजीन ले लिया, C6H6 ले लिया। ठीक है, इसकी कोई ग्राम मात्रा ले ली, कोई 10 ग्राम ले ली। ठीक, अब मैंने क्या किया, क्योंकि दहन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, दहन की अभिक्रिया ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई किया और दहन होने के लिए एक स्पार्क प्लग होता है, यहाँ स्पार्किंग देनी पड़ती है, तो मैंने स्पार्किंग दी। अभिक्रिया शुरू हुई बेटा। पहले मैंने इस जल का टेम्परेचर, मैंने इस पहले तो पूरा जल देख लिया, मान लो पूरा जल इसके अंदर 200 ग्राम था, ये वाटर है। मैंने कहा इसका जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैंने क्या किया बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक, मैंने, आपको पता है यहाँ से जो भी दहन में हीट निकलती है, हीट निकलेगी, तो ये जो क्यू हीट निकलेगी बेटा, हीट निकलेगी, ये जो क्यू निकलेगी, इससे ये पानी क्या होने लगेगा बेटा, गर्म होने लगेगा। अब मैंने कहा नया T2 टेम्परेचर देखा, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई कितनी, बाद में मैंने इस थर्मामीटर से देखा कि भैया ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बाद में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो मैंने कहा हाँ पूरा दहन हो गया, पूरा कंबशन हो गया। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आप सुनना मेरी बात। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, मैंने Q लगाया, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, M मेरे पास कितना था बेटा, 200 ग्राम था, मैंने 200 ग्राम ले लिया। जल की ऊष्माधारिता, ये वाटर की, उस वो वैल्यू मुझे पहले से पता होती है, 4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जल का टेम्परेचर कितना बढ़ा बेटा, जल का टेम्परेचर बढ़ा, तो 27 से 50 हो गया ना बेटा, तो कितना बढ़ा, ये 23 बढ़ गया, ये 23 आ गया। ये केल्विन केल्विन सब कैंसिल आउट होके क्यू की वैल्यू किस में आ गई, जूल में आ गई। तो बेटा आप ये बताओ, मैंने इस प्रयोग द्वारा ये निकाल लिया ना कि भाई दहन, बेंजीन के दहन में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस ठीक है, सर। तो बेटा ये होता है, पर इसकी सबसे खास, और जिसपे आपको 4 से 5 क्वेश्चन शीट में मिलेंगे, आप देखो ये जो चैम्बर है, इसमें आयतन नियत बना रहेगा ना बेटा इस चैम्बर में, तो क्या होता है, इससे जो हीट आती है वो QV आती है, वो क्या आती है आपके पास, डेल्टा ई।
तो बेटा मैं इस बात को फोकस करके लिखूंगा कि ऑलवेज, बेटा ये ऑलवेज, ठीक है, हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर heat of reaction is equal to डेल्टा E। वो डेल्टा E होती है और गलती से ऑप्शन में डेल्टा H दे रखा हो तो वो नहीं होती। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे, मैं दो क्वेश्चन बताता हूँ, एक तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर heat of combustion of C2H5OH minus 200 किलोजूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। देन, ठीक है, देन करेक्ट, तो सही होगा। बेटा देखो ए ऑप्शन ये देता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 200 किलोजूल पर मोल पर केल्विन। बी ऑप्शन डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 200 के। सी ऑप्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है। डी मैम, तो आप बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा, क्योंकि इससे जो आ रही है वो वैल्यू किसकी आ रही है? डेल्टा ई की आ रही है। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड नंबर, बेटा ध्यान देना, x ग्राम CH3CHO मॉलिक्यूलर वेट 44 प्रोवाइड y जूल हीट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, देन करेक्ट। बेटा ये तो हिंदी इंग्लिश में ऑलमोस्ट समझ में आ गया ना, हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क तो है नहीं इसमें। Yes, एक्स sir. ग्राम CH3CHO प्रदान करता है, प्रदान करता है 5 जूल ऊष्मा बॉम्ब कैलोरी। तो कौन सा सही है बेटा? अब ध्यान देना ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। बी ये कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। सी कहता है डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 44 एक्स ग्राम। तो डी ऑप्शन देता है डेल्टा E इज इक्वल टू दहन की ऊष्मा, कंबशन हीट। सारी बात दहन के लिए पूछ रहा है। आप ध्यान देना बेटा, पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ, इसके ऑप्शन ए और सी हो सकते हैं क्या? पहले ये बताओ। नो सर। नो सर। ए और सी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या आता है बेटा सॉल्यूशन में? पहली बात तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो हीट आती है वो क्या आती है? डेल्टा E आती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो दहन की ऊष्मा, या मतलब ये सारी दहन की बात कर रहा है एक्चुअली, दहन की ऊष्मा 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। तो मुझे पता है x ग्राम से कितनी हीट रिलीज हो रही है, इससे जो ऊष्मा मिल रही है वो y जूल। तो आप ये बताओ
1 ग्राम से कितनी मिलेगी मेरे को, y/x, और कितने बेटा इसका 1 मोल का मतलब 44 ग्राम से, 44 ग्राम। 44 ग्राम से कितनी मिलेगी बेटा, 44y/x। और आपको पता है दहन की ऊष्मा हमेशा नेगेटिव होती है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, यस इसका सर। यूनिट भी ये यूनिट दे रखी है इसने, जूल पर मोल पर केल्विन। सारी बात इससे भी क्लियर हो जाती है, सभी में यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। भाई इसने जो आपको मान दे रखा था ना, जो वैल्यू दे रखी थी, वो x ग्राम के लिए दे रखी थी। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। तो ये बेटा अपन ने जो बॉम्ब हीट कैपेसिटी वाली ये बात पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। सर हाँ बेटा, सर सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार और बताइए। हाँ सर, सेकंड वाला को एक बार और एक्सप्लेन बता करो ना। बता। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन में है ना, ये आपको है ना एक चीज में थोड़ा सा क्लियर कर दो, ये जो यूनिट है ना ये सब में कॉमन है बेटा, इसकी यूनिट भी ये है, इसकी यूनिट भी ये है, ये होना चाहिए मतलब। ठीक है, अब मैं अपनी बात समझाता हूँ। देखो, इसने कहा बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो अपन ने अभी प्रयोग किया था, उसमें अपन ने x ग्राम क्या लिया था, CH3CHO। आप कहोगे सर ऊपर वाले में ऐसी, क्योंकि ऊपर वाले में सीधे इसी यूनिट में दे रखा है, पर मोल में ही दे रखा है ना इसने, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी भी नहीं दे रखी, तो अपन ने कहा इसमें तो सीधे ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में इसने कहा, इसने ये नहीं बताया कि ये 1 मोल का दहन कर रहा है, इसने कहा ये दहन कितने का कर रहा है बेटा, x ग्राम का। लास्ट में अपन शुरू से पढ़ रहे हैं कि बेटा दहन की ऊष्मा जो कंबशन की हीट होती है, वो फाइनली 1 मोल के लिए निकालते हैं। अब आप सारी चीज, बीच की सारी बात छोड़ दो, आप ये समझो कि सॉरी, x ग्राम से हीट कितनी निकली आपके पास, x ग्राम से हीट निकली y, तो 1 ग्राम से कितनी निकलेगी, y/x। ऐसा मैथ्स में करते हैं ना अपन, यस x सर। ग्राम से इतनी तो 1 ग्राम से इतनी, तो 1 मोल का मतलब कितना, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है ना, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम से कितनी हीट निकलेगी, इतनी। मैंने पहले हीट कितनी निकली 1 मोल से वो निकाल लिया। अब मुझे पता है जो हीट निकलेगी ना बेटा, वो डेल्टा ई ही होगी, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद आपके पास आता है फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये आपके पास आता है बेटा हेडिंग है, नाम भी आपने सुना होगा, हैस लॉ, हैस लॉ। If any reaction occurs in 2 or more than 2 steps, then total sum of heat of all steps will be equal to direct overall other step। अभी समझ में आ जाएगी, बस लिखने में ही थोड़ा कठिन है, दिखने में बहुत आसान सा है। यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो सभी पदों
कि ऊष्मा का योग, ऊष्मा का योग, योग सीधे पद, ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल बोल लो या अन्य पद के तुल्य होता है, के तुल्य होता है। देखो आपके लिए बहुत आसान सी बात है, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ए से आपके पास डी बन रहा है, एक तो डायरेक्टली बन गया आपके पास, ठीक है, ये एक बार पहले ए से सी में बदला, फिर सी से डी में बदला। अब यहाँ तो हीट Q1 थी, और सॉरी यहाँ हीट थी आपके पास Q, और यहाँ हीट थी आपके पास Q1 और Q2। तो बेटा आप क्या बोलोगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अरे आ रही है बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल देखो, बहुत आसान सा। भाई किसी ने कहा कि कार्बन से सीधे O2 की अभिक्रिया करके CO2 बना लिया, पूरा एक अणु से। किसी ने किया पहले आधे O2 से अभिक्रिया करके CO बनाया, फिर आधे O2 से अभिक्रिया करके CO2 बनाया। तो ये मेरे पास Q1 था, Q2 था, तो ये Q था, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और इवन वो ये कहता है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अभी समझ में आ जाएगी बात। आपसे वो ये कहता है, सुनना मेरी बात है, मान लो ए से डी बन रहा है, ठीक है, एक बार पहले बी बनना, फिर डी में बदला, ये एक पथ था। दूसरे पथ में पहले सी में गया, फिर डी में बना। वो कहता है यहाँ Q1 Q2 ऊष्मा लगी, यहाँ Q3 Q4 ऊष्मा लगी। तो बेटा ये सारा ऊष्मा संरक्षण का नियम है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। बिल्कुल आसान से, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ जाएगी, हैश लॉ। हैश लॉ is application of law of conservation of energy, और FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हैश नियम, हैश लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, के नियम पर आधारित है, और उस पे ही प्लॉट भी आधारित है, प्रथम नियम ऊष्मागतिकी। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं आपको सही बताऊं तो ये सब ठीक है। एक कॉन्टिन्यूटी की सर क्या पढ़ाया आपने, तो हैश नियम के लिए कॉन्टिन्यूटी, भाई नियम क्या है वो लिखना पड़ता है, उदाहरण बताते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है निर्माण की ऊष्मा दे रखी है डेल्टा, ये डेल्टा H0 फॉर्मेशन, SO2 दे रखा है आपको -100, डेल्टा H0 फॉर्मेशन, SO3 दे रखा है आपको -200, और आपसे पूछा है 2SO2 प्लस O2, इससे 2SO3, इसका डेल्टा H कितना है। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। देखना ध्यान से आप सभी, ठीक है। बेटा अब मैंने क्या बोला था आपको
ये यही कई स्टूडेंट तो यही गड़बड़ करते हैं। SO2 के निर्माण की समीकरण बनाने के लिए ये किससे मिलके बनेगा? S प्लस किससे मिलके बनेगा बेटा? O2 से। ठीक है, S प्लस O2 से। अच्छा, SO3 किससे बनेगा? S प्लस 3/2 O2 से। ये SO3, ये डेल्टा H माइनस 100 है, ये डेल्टा H है माइनस 200। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ठीक है, अब एम लिख लो आप। ये है 2SO2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2SO3। ठीक है, इसका डेल्टा H पूछा है कितना होगा। बेटा जैसा उसमें किया था अपन ने उस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल उसी हिसाब से देखना है। आप ध्यान से देखो बेटा, आप मेरे को ये बताओ, पहले वाले में आप सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले वाले में। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखें। SO2 किधर चाहिए आपको? रिएक्टेंट साइड में। और अभी है कौन सी साइड? SO2 किस साइड है बेटा? आप पहली वाली रिएक्शन को देखो, कौन सी? प्रोडक्ट साइड माइनस। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लाने के लिए माइनस की गुणा तो करनी पड़ती है। यस सर। अच्छा, दूसरा आप मेरे को एक चीज बताओ, SO2 का गुणांक अभी कितना है? अभी 1 बनाना 1 कितना है आपको? 2। तो कितने की गुणा कर? 2 की। 2 ठीक है, अच्छा, SO3 प्रोडक्ट साइड ही चाहिए, इसलिए प्लस की गुणा होगी। ठीक है, और गुणांक कितना चाहिए? 1 की जगह 2 चाहिए, तो ये प्लस 2 की गुणा हो जाएगी। बोलो बेटा। यस सर। अब कुछ भी नहीं करना, ओवरऑल डेल्टा H कैसे लिखना है बेटा? माइनस 2 की गुणा करोगे ना ऊपर वाले में, तो प्लस 200 आ जाएगा, और नीचे वालों में माइनस कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा 2 की गुणा करने से। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? माइनस 200। बस ये सॉल्व। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा। ठीक है, सर एक बार और बताइए ना इसी को। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये देख लो, सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, आपको दे रखा है N2 प्लस O2 से 2N, डेल्टा H दे रखा है माइनस X, आपको दे रखा है 2H2 प्लस O2 से 2H2। ठीक है, डेल्टा H दे रखा है, ये प्लस X दे रखा है, ये माइनस Y दे रखा है, आपको दे रखा है N2 प्लस H2, N2 NH3 से डेल्टा H दे रखा है माइनस Z। ठीक है, आपसे पूछा है NH3 प्लस O2, इससे बना रखा है इसने NO प्लस H2। तो ये तो आपके पास 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 2 और 3 5 5/2। ये पूछा है आपसे डेल्टा H कितना है। बेटा आप देखो आप, ठीक है, जिन्होंने भी पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझा है उसका इसका सॉल्यूशन देखो आप ध्यान से। जो ज्ञात करना होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? एम। जो ज्ञात करना होता है उसको एम बोलते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ बेटा सभी ध्यान से, ठीक है, बेटा आप मेरे को ये बताना, सबसे पहले मैं NH3 कौन सी रिएक्शन में आ रहा है देख के बताओ मेरे को। थर्ड वाले में। माइनस थर्ड Z वाली। बताओ मैं।
अच्छा, अब माइनस आप मेरे को ये बताओ NH3 कौन सी साइड आ रहा है? Product. ऊपर वाला। Product side. Product. अपने को चाहिए किस साइड? रिएक्टेंट Reactant. माइनस की गुणा तो होगी, माइनस का मल्टीप्लाई होगा। सर, कोफिशिएंट सर। 2 है, कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। जहां भी 2 है तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 का। तो आप देखो क्या लिखोगे, डेल्टा एच -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को देखो, तो डेल्टा एच प्लस जेड हो जाएगा। ये कर दिया, ठीक है। अब अगले में आओ, आप देखो H2O, अगले में H2O को देखो आप, H2 बेटा H2O का कोफिशिएंट कितना है? पहले तो देखो दोनों प्लस की, पहले ये मैं बताओ मेरे को, प्लस का मल्टीप्लाई होगा या माइनस का? Plus का. प्लस का प्लस का, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ H2O का कोफिशिएंट कितना है? ऊपर कितना है? 2. 2. 2 है। नीचे कितना है? 3. 3 है। अब आप ये बताओ रिजल्ट 3 आ जाए, इसके लिए मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस दो- सर Yes, sir. अच्छा, प्लस में है तो ये कितना हो गया? देखो ये भी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -3y/2 आ जाएगा। अच्छा, NO देखो बेटा कौन सी साइड है, Product side. और कोफिशिएंट Product. प्लस होगा और कोफिशिएंट सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। से. क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? सर ये 3/2 वाला बताइए। बेटा आप ये बताओ, यहाँ कितना था? यहाँ देखो आप, यहाँ कितना था? 3 था, जो अपने को आप बताओ 2 को 3 में कैसे बदलोगे? कितने का मल्टीप्लाई करोगे? भाई मैंने कहा सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो 3/2 से 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, और आपको पता है, ये आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, अदरवाइज क्या है कि ये कई स्टेप्स में बताया होता है, बुक में देखोगे ना, इसको ऐसे करो वैसे करो। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है बेटा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं एक कॉमन पैटर्न को ही फॉलो करता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको, यहाँ भी ऐसे ही बता रहा हूँ। सीधे सीधे प्रोडक्ट को देखो आप, 3-4 स्टेप लिख के ही नहीं करना है इसको, अदरवाइज हैस्लॉ को, ये शॉर्ट ट्रिक ही है बेटा, अदरवाइज हैस्लॉ को अलग अलग स्टेप करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये चीज यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये हैस्लॉ में, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, और देख लेता हूँ बेटा हैस्लॉ में, ठीक है। देखो अब क्या है मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, मेरे को सोचने तो, हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, हैस्लॉ का भी करा देता हूँ, जनरल क्वेश्चन करा देता हूँ। तो आज का क्या है, अब मैं ये बता देता हूँ, कल मैं इसका पार्ट सी, और बेटा कोई भी एब्सेंट मत रहना क्योंकि आज मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कल स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन, पार्ट सी पढ़ेंगे। जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? यस सर तो पार्ट सी जो आपके पास आएगा उसमें क्या होगा बेटा? जीरोथ लॉ, नाम सुना है ना, ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। Yes, sir. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट लॉ से संबंधित आपको डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, सुना होगा उस पे, तो उसमें W की जरूरत पड़ती है, तो किए गए कार्य की गणना, कार्य में ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। Yes, तो वो sir. सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अभी जैसे क्या है, मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस की बात करें अपन, तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले तो एक हैश लॉ का ही क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये दे रखा है
H2 प्लस हाफ O2, इससे बना रखा है H2O गैस। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, डेल्टा H इज इक्वल टू X। फिर इसने दे रखा है H2 प्लस हाफ O2, हाफ, इससे बना रखा है इसने H2O लिक्विड, डेल्टा H दे रखा है Y। ठीक है, ये गैस, ये गैस। अब इसका क्वेश्चन ये है, करेक्ट कौन सी बात सही होगी। ए ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, बी ऑप्शन दे रखा है x से y बड़ा होगा, सी ऑप्शन y ग्रेटर देन x, और डी दे रखा है नो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये IIT में आया था पहले, फिर मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है नीट में भी आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो इसमें क्या है, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ये कैसे फाइंड आउट करूं। तो मुझे जो पता है वी नो, मतलब अपन ऐसा लिखते हैं ना वी नो, हमें पता है। आप खुद सोचना बेटा, H2O लिक्विड को अगर H2O गैस में बदलेंगे, ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, इसके डेल्टा H का जो चिन्ह होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये बताओ। प्लस होगा। प्लस। लिक्विड को गैस में बदलोगे प्लस होगा। तो मैंने क्या किया, इसको एम बना दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने बेटा, पहले वाले को, फर्स्ट वाले को, आप बताओ मुझे गैस किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड ही चाहिए, तो पहले वाले को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं वहां लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा इसलिए। अरे मैं चलो मिटा दूंगा, आप ही बताओ, मेरा एम ये हो गया, एम इन दो रिएक्शन से मुझे ये एम चाहिए, तो गैस तो इधर ही चाहिए ना बेटा। यस सर। लिक्विड किधर चाहिए, इधर चाहिए, तो दूसरी वाली प्रोडक्ट reaction को मैं रिएक्टेंट साइड। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब आप ये बताओ, जो जो ओवरऑल डेल्टा H आएगा मेरे पास इस रिएक्शन का, पहले को +1 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, और ये रिजल्ट प्लस में आना चाहिए। बेटा सोचो जरा, अगर ये रिजल्ट प्लस में आना चाहिए, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, y। बोलो बेटा। सर ऑप्शन बी और सी ऑप्शन तो सेम है आपका। इसको मैं सही कर देता हूँ, ऑप्शन को सही। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी। आ गई बेटा बात समझ में। Yes, sir. भाई एम अपना ये है, H2O लिक्विड किस में बदलना चाहिए, H2O गैस में बदलना चाहिए, तो वो लिक्विड गैस में बदलना चाहिए। इसके लिए मेरे को पता है डेल्टा H प्लस होगा। मैं चलो यही क्वेश्चन में मिटा दूंगा इसको, आप ही बताओ। ये सब मैं वी नो और ये सब हटाता हूँ। ठीक है, आप ये भूल जाओ कि बीच में ये जो पार्ट है ना, बीच का ये पार्ट, आप देखो दो रिएक्शन है और एम ये है, एम ये है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एम ये लगा। अब आप ये बताओ, H2O गैस तो इस तरफ ही है, आप ये क्रशर जहाँ चल रहा है उसको देखो, H2O गैस इस तरफ था, ये भी इस तरफ था, इसमें कोफिशिएंट भी 1 था, 1 था, तो मैं पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा +1 से, तो +x एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले का लिक्विड किधर चाहिए मुझे बेटा, आप ध्यान से देखो, इधर चाहिए, तो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से, तो ये -y हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया, x -y हो गया। और मुझे पता है कि ये रिजल्ट प्लस आना चाहिए, तो ये रिजल्ट प्लस तब आएगा जब पहला वाला मान बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बेटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यस सर। ठीक है,
चलो आज क्या है कि है ना, अब इतना ही पढ़े मैं, लेकिन 5 मिनट लूंगा, आप लोग लेफ्ट मत हो ना, 5 मिनट लूंगा बेटा मैं आपकी, ठीक है। अपन क्या जनरल थोड़ी सी बातचीत कर ले चैप्टर को लेके। पहले तो क्या है, अपन एक काम करते हैं, पहले तो मैं हल्का सा इसको सम अप कर देता हूँ। बेटा आज क्या पढ़ा अपन ने, ठीक है। ऊष्माधारिता पढ़ी, परिभाषा नहीं भी आती हो तो चलेगा, ये न्यूमेरिकल आपको ढंग से देखना है। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता कितने भी ग्राम के लिए हो सकती है, पर अगर आपने 1 ग्राम के लिए निकाली तो विशिष्ट हो जाएगी, और 1 मोल के लिए निकाली तो मोलर हो जाएगी। 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो जितने ग्राम की दे रखी है, 1 ग्राम की, भाई 10 रुपए में 40 पेन आता है, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 रुपए में 40/10 हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, वो वाली चीज। फिर ये न्यूमेरिकल है, कोई टिपिकल सी बात नहीं है। सीपी और सीवी में रिलेशन आगे अपने को जरूरत पड़ेगी, पर आपने पढ़ भी लिया होगा, फिजिक्स में भी पता ही होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। यस सर। हाँ, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये डायग्राम वायग्राम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो 11th में होता था कि भाई हाँ डायग्राम बनाना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे जो हीट आती है वो डेल्टा ई आती है, और इसी बात पे क्वेश्चन आपको मैंने बोला है, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक है। फिर ये न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। फिर हैश लॉ, अभी अपन ने हैश लॉ की बात करी, ठीक है, ये नियम वियम पढ़ लेना, कोई ऐसा वो नहीं है। मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या होगा, या तो वो रिएक्शन बना के दे देगा, 2 से ज्यादा भी दे सकता है, जनरली 2 वाला होता है पहला क्वेश्चन। मैंने थोड़ा कठिन बनाया क्वेश्चन को कि रिएक्शन दी नहीं, अपने आप बनानी है। एम का आपको कैलकुलेट करना होगा डेल्टा एच। तो मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि भाई आप ध्यान से देखना, उस एम में कोफिशिएंट पे देखो, रिएक्टेंट, 2 ही चीजें देखनी होती है, कोफिशिएंट गुणांक कितना है, और रिएक्टेंट साइड आ रहा है या प्रोडक्ट साइड, उल्टी तरफ आ रहा है तो माइनस की गुणा करनी जरूरी है, और कोफिशिएंट बनाने के लिए जितना आ रहा है उसको जिससे मल्टीप्लाई करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वही सारी चीजें अपन ने यहाँ पर करी, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, आप सुनना मेरी बात, ठीक है। ये 2 जो चैप्टर हैं आपके, आयोनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जैसा अगर नीट के, बेटा मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूं, जेई मेंस और एडवांस का उसमें थोड़े टफ रहते हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो अगर आपने क्या है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस भी कवर कर लिया ना बेटा, कुल मिला के 4 क्वेश्चन की बात है, और कई बार 5 भी हो जाते हैं, कई बार 3 भी हो जाते हैं, और कई बार 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। और आपको इतना तो देखो, पुराने पैटर्न या आप जब ये देखते होंगे रिजल्ट तो आपको ये तो पता चल जाता होगा कि लास्ट में 1-2 मार्क्स पे 1000-2000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। 17 लाख स्टूडेंट बैठते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। ये पार्ट तो मतलब है क्या, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुनना आप, ठीक है। होता क्या है कि अपन रनिंग में पढ़ रहे हैं, अभी जैसे मान लो आपको कि सर बॉम्ब कैलोरीमीटर, मुझे ये है स्लो, नाम ही खतरनाक है, उसके बाद ये बात समझ में आई नहीं आई। बेटा देखो, बहुत सारी चीजें क्या होती है, 1-2-3 बार पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाती है। और मैं आपको पढ़ने का भी एक प्रॉपर तरीका बताता हूँ। भाई जैसे आपने क्या किया, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, आपने जब मैंने जो बेसिक पढ़ा है कि सर डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन मुझे समझ में आ गया था, हाँ वो आसान सा था, पर सर उसके बाद वो क्या है, हीट ऑफ कंबशन दहन का वो पता ही नहीं चल रहा था। आप आगे से आगे बढ़ते जाओ, जो पार्ट समझ में नहीं आया छोड़ दो, उससे आगे बढ़ जाओ। एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, हाँ इसमें ये वाली चीजें, भाई ये टिक करते जाओ, ये मेरे को आसानी से समझ में आ गई। और कभी भी एक न्यूमेरिकल, जैसे मैं मान लो अभी मैंने 3 एग्जांपल कराए, अब ये लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आ रहा सर मेरे से तो नहीं होगा, इस पीछे पहले 2 एग्जांपल नहीं आए वो भी गलत चीज है बेटा, आप मान के चलो। और मैं पिछले 2 साल से पैटर्न जो पेपर का देख रहा हूँ, जब से एनटीए ने पेपर लिया है, बहुत ही मतलब सीरियसली बोलो, लल्लू बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही आसान सा पेपर आ रहा है। मतलब आपको ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ये तो उससे पिछले साल के हिसाब से कि भाई जब पेपर टिपिकल आ जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। पेपर आपका इतना आसान आ रहा है कि बेसिक सा डेफिनेशन और
जो उसके पहले 2 न्यूमेरिकल होते हैं ना, या पहला 1 न्यूमेरिकल होता है, आप मानोगे नहीं। मतलब जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ा है कि भाई ये तक क्वेश्चन पूछ लिया उसने, N2 + 3H2 से 2NH3, ठीक है। R का जो फॉर्मूला होता था ना, कि ये रिलेशन -dN2/dt माइनस, मतलब ये क्या होता है उस वाले चैप्टर का, जो रासायनिक साम्य। पहले लेक्चर का 15 मिनट का भी किसी ने पढ़ लिया होगा ना, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे 2019 पे था ये क्वेश्चन। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी जो क्वेश्चन में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। बेटा आपको मैं जो जिस बात को मैं समझ 5 मिनट ले रहा हूँ आज बेटा, जिस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक बात ध्यान रखना, एनटीए ने जब से पेपर लेना शुरू किया है ना, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है, आप टिपिकल पे भले ही मत जाओ, आपसे किसी टॉपिक का टिपिकल क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो सीरियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आपके लिए जरूरी क्या है, 100% कोर्स कवर करना, 100%। मतलब ये है कि हैश लॉ आपको आना चाहिए, चाहे उसके अंदर की डेप्थ नहीं आती हो, ऊपर से डेफिनेशन एक, आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर से डेल्टा ई निकाला जाता है, उसमें मैं बताऊं, मैं तो 10 तरह के टिपिकल क्वेश्चन, आपको शुरू का एक न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है। आप ये मान के चलो, और ये तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स पूरी छोड़ दी, आपने आयनिक साम में पूरा ही छोड़ दिया, या कहीं कोई और चैप्टर पूरा ही छोड़ दिया आपने, ये काम तो करना ही नहीं। ऐसा जरूर होता है कि जब हम न्यूमेरिकल कराते हैं तो एक सीक्वेंसिंग में क्या है, धीरे धीरे वो टिपिकल होता जाता है ऑर्डर, कि सर ये न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को लेके सेंटिमेंटल सेंसिटिव हो ही नहीं है। आपको तो एक ही काम करना है, जितने आगे समझ में उतने कर लो, फिर क्या है उसको लास्ट में देखना। कई बार बहुत सारी चीजें जब पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, फिर कहते हो नहीं यार मैंने फालतू ही सोच रहा था, ये तो आसान सी बात थी। बेटा एक बात का है ना, आप सभी स्पेशली ध्यान रखना, और ठीक है अब ऑनलाइन में जैसा भी चल रहा है, लेकिन ये तो जो भी है वो तो सच्चाई है, और सारे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ही क्लासेस है, तो वो भी एक सच्चाई है। तो आप क्या है, सिलेबस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ कई बार इन 2 चैप्टर के लिए, मैं आप लोगों से तो उतना मतलब अपन क्या ऑफलाइन तो है नहीं, टच तो है नहीं, रिजल्ट भी मेरे को पता नहीं चलता है आप लोगों का, ठीक है। एक दूसरे से मतलब आमने सामने नहीं है, पर मैं इन चैप्टर्स का पुराना रिकॉर्ड ये रहा है कि बच्चे कहते हैं सर वो कठिन है, सर मैं वो अच्छे से कर रहा हूँ, मैं रिमेनिंग कोर्स अच्छे से कर रहा हूँ, इसका ये पार्ट छोड़ देता हूँ, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, जितना होता है ना उतना पढ़ ले, लेकिन छोड़ के मत जाना इसको, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अपने आप पढ़ते रहना, इसीलिए इसको इतने पार्ट्स में कराया। आप लास्ट में कहोगे कि सर पार्ट सी मुझे पार्ट B2 कॉम्प्लिकेटेड लगा, पार्ट A2, तो मैं बता दूंगा हाँ इसको ऐसे पढ़ना है, या अपन देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो चलो वाह, आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। कल अपन थर्मोडायनेमिक्स पार्ट C स्टार्ट करेंगे इसका, Okay. और थैंक यू सर। बेटा ये कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग इसमें, डॉलर फिट है बॉस, ऐसा नाम भी रखा हुआ है क्या आप लोगों ने? पता नहीं सर कौन है, वो हमेशा नाम चेंज करते हैं। अच्छा कर रहा है सर यहाँ पर वो। ओके ओके, चलो बढ़िया है। वैसे क्या है, आपके ये नाम पढ़ पढ़ के मेरे को कई बार बहुत हंसी आती है, नाम तो कई तो मैं बोल भी नहीं सकता, कई तो बहुत ही खतरनाक, कई तो डैशिंग, बेटा आप फोटो वोटो भी लगा देते, हम भी देख लेते कितने डैशिंग हो आप। चलो खैर, कई डैशिंग चलो वाह, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।